हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में कोलबर्ग्स के जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, मतलब कोलबर्ग के द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, आज हम वो पढ़ेंगे। गाइस, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट कोई सा भी टीचिंग एग्जाम्स हो, चाहे वो केवीएस, जीट्रिपल-एस भी क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। एग्ज़ाम में इस तरीके से बहुत जो इस थ्योरी से रिलेटेड अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज ही की वीडियो में हम कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी है उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे गाइस कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है। मोरल मतलब गाइस होता है नैतिक विकास का सिद्धांत। तो गाइस जो एमपी में जिसे हम ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के नाम से जानते हैं, जो भी संविदा या व्यापम होती है, उसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं ये हम अपने क्विज वाले सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं गाइस कि एमपी टेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट के जो सिद्धांत या जो थ्योरी है उसमें लेवल कितने होते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। लेवल मतलब जो स्तर हैं वो 3 हैं, लेकिन जो स्टेजेस हैं, स्टेज जो हैं मतलब जो चरण है वो 6 हैं। मतलब एक लेवल में आपकी 2 स्टेज है। एक लेवल में कितनी स्टेजेस हैं गाइस? 2 स्टेजेस हैं। और अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करती है। सबसे पहला है गाइज आपका प्री कन्वेंशनल लेवल। पूर्व परंपरागत। इसमें क्या है, अब जो स्टेजेस हैं तो स्टेजेस को मैं ए बी से शो करूंगी और जो हमारे लेवल है उनको 1 2 3 से। तो इसमें गाइज पहला है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट या पनिशमेंट एंड ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारिता। इसको आप ओबीडियंस एंड पनिशमेंट कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि हम सबसे पहले पॉजिटिव चीज लेकर चलेंगे। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञाकारिता एवं दंड। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या होता है। और ये जो प्री कन्वेंशनल है इसमें 9 साल तक के बच्चे आते हैं। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है वो कितने साल तक के बच्चों के लिए होता है? तो वो 9 साल तक के बच्चों के लिए होता है, जिसकी पहली स्टेज है लेवल 3 है गाइज, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ये आपको याद है और याद होना चाहिए। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद रख लीजिए पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, दीज थ्रीज आर लेवल्स ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब हम स्टेजेस की बात करेंगे तो इसकी पहली स्टेज यही है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो आज्ञाकारिता और जो दंड का जो थ्योरी है वो किस तरीके से काम करती है बच्चों पर। तो गाइज आपने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इसीलिए कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं कि उनको कोई पनिशमेंट मिले। यहाँ पर इसी के नाम से स्पष्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट मतलब कोई जो बच्चा है वो केवल इसीलिए, ओबीडियंस मतलब इसीलिए आपकी सारी बातों को मान रहा है क्योंकि वो दंड से बचना चाहता है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट मतलब जो बच्चा है
वो आपकी आज्ञा का पालन इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि वो दंड से बचना चाहता है। इस एज में जो बच्चा होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक हमने पियाजे की उसमें भी पढ़ा था। ईगोसेंट्रिक मतलब सेल्फ सेंट्रिक। इसमें बच्चा केवल अपना पर्सपेक्टिव समझता है, उसे ये लगता है कि जो मैं सोचता हूँ वही दुनिया सोचती है। अब हम दूसरी स्टेज की बात कर लेते हैं जो प्री कन्वेंशनल लेवल में ही आएगी। इसके कई सारे नाम हैं। इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज और टिट फॉर टैट। ये इसके कई सारे नाम है। इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट एक्सचेंज, टिट फॉर टैट सॉरी। तो गाइज ये जो स्टेज है इसका नाम आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मतलब एक्सचेंज करना। आपने देखा होगा, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप सभी के घर में वो चीज़ आपको इजीली देखने को मिल जाएगी। जब हम छोटे बच्चे को, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, लगभग क्योंकि ये 9 साल तक के अंदर अंदर की स्टेज होती है, तो लगभग 7-8 वर्ष के अगर किसी भी बालक या बालिका को, बच्चे को जब हम मार्केट से कोई चीज़ लाने के लिए कहते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसा कहते हैं कि मैं आपके लिए मार्केट से ये चीज़ तभी लाऊंगा जब आप मुझे एक चॉकलेट देंगे, या मैं भी एक मार्केट से एक चॉकलेट खरीद लाऊंगा वहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, मतलब वो बच्चा एक्सचेंज करना चाह रहा है चीज़ों को। मतलब मैं आपके लिए मार्केट से चीज़ लाऊंगा तो आप मुझे इसके बदले में ये चीज़ देंगी, मतलब वो एक्सचेंज कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं वो लड़ रहे होते हैं तो आपने देखा है क्लास में एक दूसरे की कॉपी फाड़ देते हैं, या फिर किसी की रबड़ गुम हो जाती है तो वो दूसरे की रबड़ ले लेता है। बहुत से एग्जांपल्स आपको ऐसे देखने मिलेंगे। तो वो एक्सचेंज है। मतलब अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि आपने इसकी नोटबुक क्यों फाड़ी, तो वो आपको सिंपली ये जवाब दे देगा क्योंकि इसने मेरी नोटबुक फाड़ी थी। मतलब यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से आप बच्चे के साथ व्यवहार करेंगे, बच्चा भी आपको उसी तरीके से व्यवहार करने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे। अगर आपने मार्केट उसको भेजा है कुछ सामान लाने के लिए, तो वो अपनी शर्त रख देगा कि मैं आपके लिए मार्केट से सामान तभी लाऊंगा जब आप मेरे लिए मुझे कुछ देंगी, या आप मेरे लिए भी मार्केट से कोई चॉकलेट लाएंगी। उसके बाद एक और है कि भाई कॉपी फाड़ देता है, तो आप टीचर पूछते हैं कि आपने इसकी कॉपी क्यों फाड़ी, तो बच्चा कह देता है कि मैम इसने मेरी कॉपी फाड़ी थी इसलिए मैंने इसकी कॉपी फाड़ दी। तो ये जो चीज़ है ये प्री कन्वेंशनल में है। मतलब चाइल्डहुड जो एज होती है इसमें बच्चा इस तरीके के लेवल में होता है, इस तरीके का काम करता है। उसके बाद है गाइस जो अपना दूसरा लेवल है कन्वेंशनल लेवल। ये आ जाता है आपका अडोलसेंस और एडल्टहुड, ये दोनों के लिए आ जाता है। इसमें जो स्टेज है, तीसरी स्टेज है, वो क्या है? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अब आप देखेंगे जो अडोल्स होते हैं या जो किशोर अवस्था के होते हैं वो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन मतलब वो ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छा हूँ। आपने देखा होगा जब किशोर अवस्था में बच्चे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, सबके अलग अलग ग्रुप्स डिवाइड हो जाते हैं। गर्ल्स में भी, गर्ल्स बॉयज़ का तो अलग हो ही जाता है, लेकिन गर्ल्स में भी पर्टिकुलर 5 गर्ल्स का एक ग्रुप हो गया, और अलग से 4-5 गर्ल्स का अलग ग्रुप हो गया, 4-5 लड़कों का अलग ग्रुप्स हो गया। तो मतलब ग्रुप बना लेते हैं। उसमें वो क्या कोशिश करते हैं? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। वो अपने आप को एक इस तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं गुड बॉय हूँ, या गर्ल्स ऐसा शो करने की कोशिश करती है कि मैं गुड गर्ल हूँ। मतलब वो कोई एक्टिविटी केवल इसीलिए करते हैं कि उनको दूसरों से तारीफ मिले। उनको ये शो करने का होता है, जो किशोर अवस्था में जो नए नए
प्यूबर्टी की एज पर आए होते हैं, मतलब लगभग 10, 11, 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 11 से बाद के वाले जो बच्चे होते हैं, वो बहुत से बच्चे ऐसे शो करते हैं और केवल इसीलिए काम करते हैं क्योंकि वो अच्छा दिखना चाहते हैं दूसरे की नज़र में। तो आई होप गाइज ये आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो ओरिएंटेशन है वो इसी में आएगा। फिर उसके बाद आता है, इसी के अंदर आता है लीगल ऑर्डर ओरिएंटेशन। लीगल ऑर्डर ओरिएंटेशन मतलब आप इसके नाम से अच्छे से समझ रहे होंगे। लीगल ऑर्डर ओरिएंटेशन से मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी के द्वारा जो रूल्स बना दिए गए हैं, रूल्स आर रूल्स एंड रूल्स आर रिजिड। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि किशोर अवस्था और एडल्टहुड का ये जो टाइम पीरियड होता है, तो इसमें क्या होता है, रूल्स आर रूल्स हो जाते हैं। चाहे कुछ हो जाए, बच्चे इस एज के जो बच्चे होते हैं वो रूल्स को तोड़ेंगे नहीं। जैसे रेड लाइट क्रॉस करना, ये नहीं करना, रेड लाइट क्रॉस नहीं करना, ये एक सोसाइटी के द्वारा या समाज के द्वारा बनाया गया रूल होता है। अब इस स्टेज में जो बच्चा होगा लीगल ऑर्डर ओरिएंटेशन में, वो बच्चा रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे किसी पेशेंट की जान क्यों ना चली जाए, लेकिन वो रेड लाइट क्रॉस नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो रूल्स हो जाते हैं उनके लिए। भाई समाज द्वारा जो बना दिया है, जो नियम कायदे बना दिए, जो रूल्स वैल्यूज नॉर्म्स जो बन चुके हैं, वो उसे फॉलो ही करेंगे। अनफॉलो वो किसी कीमत पर नहीं कर सकते, चाहे किसी की जान जाए, चाहे कुछ भी हो। तो रूल्स आर रिजिड हो जाते हैं इस स्टेज के लिए। वो बच्चा ये समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि भाई पेशेंट है, पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेड लाइट क्रॉस की जा सकती है एट दिस सिचुएशन, बट नहीं। अगर आप उनको जब आप, अभी हम पढ़ेंगे आगे डायलेमा, इसी वीडियो में हम आगे डायलेमा और रीजनिंग की बात करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा वो चीज़ समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। उसको आप किसी भी तरह की डायलेमा दे लो, वो यही समझेगा कि नहीं, रूल्स जो हैं, जो सोसाइटी के द्वारा बनाए गए, हम उनको फॉलो करेंगे। तो गाइज ये जो है वो कन्वेंशनल लेवल है, परंपरागत स्तर है। इसमें बच्चे के लिए गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है, वो ये चीज़ नहीं समझ पाता है। और गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है, लीगल ऑर्डर होता है। फिर उसके बाद है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो होता है, वो आएगा आपका पोस्ट कन्वेंशनल में। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये आपका ये अडल्ट, ये जो पीरियड है वो किसी में भी हो सकता है। अभी हम इसकी जो स्टेजेस हैं वो मैं बताऊंगी। तो ये आपका चाइल्डहुड भी हो सकता है, अडोलसेंस में भी हो सकता है, एडल्टहुड में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से हो सकता है। तो जो इसकी स्टेज है वो इस तरीके की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। मतलब इस स्टेज में जो बच्चा कह लीजिए, अडोलसेंस कह लीजिए, अडल्ट कह लीजिए, कुछ भी हो, उसके लिए रूल्स कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आप रूल्स को चेंज कर सकते हो। रूल्स कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर पेशेंट है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, या जो इस स्टेज का जो भी होगा, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे इसमें अडोल हो, चाहे आपका एडल्ट, कोई भी हो, वो रूल्स कैन बी चेंज्ड, रूल को चेंज कर सकता है। वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार हो जाएगा कि पेशेंट की जान से बढ़कर कोई रूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद गाइज ये जो नेक्स्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो ओरिएंटेशन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल।
इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सार्वभौमिक प्लेस पर मतलब यूनिवर्सल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना मतलब पूरे समुदाय के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए ये अकेला अपनी जान दे सकता है, किसी भी व्यक्ति से लड़ झगड़ सकता है पूरी सोसाइटी के लिए। हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वो इस वाली स्टेज में आएंगे। और इस स्टेज में 2% से भी कम लोग पहुंच पाते हैं जो कि सोसाइटी के विरोध जा सके या अपनी जान की परवाह किए बिना सोसाइटी के जो भी लोग हैं उनकी परवाह कर सकते हैं या उनकी जान बचा सकते हैं। तो हमने यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है और ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोलबर्ग के द्वारा यहाँ पर हम क्रिटिसिज्म नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस। तो क्रिटिसिज्म में यही बात आ जाती है कि इन्होंने क्या है, एज दे दी थी। इन्होंने कहा कि भाई जो प्री कन्वेंशनल है, जो प्री कन्वेंशनल में हमने ओबीडियंस पनिशमेंट पढ़ा, इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज या म्यूचुअल एक्सचेंज पढ़ा, तो इन्होंने कह दिया था कि भाई जो चाइल्डहुड का बच्चा है या जो चाइल्डहुड में जो बच्चा है या जो 9 साल से पहले का बच्चा है वो इस स्टेज में आएगा या वो इस लेवल में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर तो गाइज कोई बच्चा भी ऐसा कर सकता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे समाज की रक्षा कर सकता है। और ये वाला जो था सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। वो समझ सकता है चीज़ों को कि भाई रूल्स को चेंज कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसके बाद आपने एक चीज़ और देखी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन अडल्ट और एडल्ट के लिए था। तो ये तो कोई भी फॉलो कर सकता है। आज हम भी केवल हो सकता है कि केवल इसीलिए काम कोई चीज़ को शो करें या इसी तरीके से अपने ग्रुप्स में रहें कि भाई ये लोग हमें अपने ग्रुप में रख लें, या हम उसी तरीके से ड्रेसअप करें या उसी तरीके से बातचीत करें कि भाई ये लोग हमें अपने ग्रुप में रख लेंगे। गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए ही हम अपने आप को ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई हम तो आप ही के ग्रुप के सदस्य हैं, और हमारा जो बोलना चालना है, हमारे उठने बैठने का तरीका है, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है, वो सब आपके ग्रुप को मैच करता है। तो हम प्रिटेंड कर रहे हैं, हम केवल अच्छा दिखने के लिए उस ग्रुप में शामिल होने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो कोई भी कर सकता है। तो इनका जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि ये चीज़ ये बिल्कुल गलत साबित हो गई थी कि यहाँ पर केवल एडल्ट आ पाएगा, यहाँ पर केवल अडोलसेंस आ पाएगा, यहाँ पर केवल बच्चा आ पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई सी भी स्टेज में कोई भी व्यक्ति बढ़ चढ़कर भाग ले सकता है और उसमें वो उस चीज़ को शो कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने गाइस स्टेजेस पढ़ ली, लेवल पढ़ लिए। 3 लेवल है, ये आप याद रखिएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्योंकि कंफ्यूज करते हैं कि भाई लेवल कितने। अब आपको 3 और 6 ये दोनों ही ऑप्शन में दे देगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। 3, 5, 4, 2 देगा तो फिर भी आप समझ जाओगे भाई 3 है। लेकिन अगर 3 और 6 दे देगा तो आप 100% कंफ्यूज हो सकते हैं। तो याद रखिएगा लेवल 3 होते हैं और स्टेजेस 6 होती हैं, और एक लेवल में 2 स्टेजेस होती हैं। अब हम थोड़ी सी डायलेमा और ये जो मोरल रीजनिंग है ये कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार कई बार पूछा गया है। एज इट इज भी पूछा गया है। एज इट इज में ये पूछा गया है कि कोलबर्ग द्वारा जो डायलेमा यूज की गई थी उसका क्या नाम है, तो हाइंज या हिंज, कुछ भी कह सकते हैं आप, हाइंज की डायलेमा। अब इसे समझ लेते हैं। हाइंज एक व्यक्ति है गाइस, उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार थी। उसने हॉस्पिटल में उसे जैसे ही एडमिट किया तो डॉक्टर्स द्वारा ये कहा गया कि उसे एक इंजेक्शन की ज़रूरत है जो कि आपको बहुत ही रेयर शॉप में मिलेगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक, फॉर्चुनेटली उसको एक केमिस्ट की शॉप पर वो जो इंजेक्शन था वो मिल गया जिससे कि उसकी वाइफ की जान बच सकती थी। ये केवल एक डायलेमा है। डायलेमा मतलब दुविधा होती है। ये बच्चों के सामने ये प्रस्तुत की गई थी कि कौन सी एज का बच्चा इसे किस तरीके से ले रहा है। ठीक है, तो ये केवल आपको एक स्टोरी के फॉर्म में इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको दिमाग में बना रहे। तो वो जब केमिस्ट की शॉप पे जाता है तो केमिस्ट मना कर देता है कि भाई इतने कम रुपए में मैं नहीं दे पाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अब डायलेमा मतलब दुविधा। अब जो हाइंज है वो दुविधा में फंस गया है कि अब वो क्या करे। उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो भाई जो रूल्स आर रूल्स, अभी हमने पढ़ा था ना कि लीगल ऑर्डर ओरिएंटेशन, या तो हाइंज इस चीज़ में फंस जाए कि रूल्स आर रूल्स, चोरी नहीं करनी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी के द्वारा ये रूल बनाया गया है कि चोरी करना गलत बात है।
तो या तो वो ये करे कि चोरी ना करे और उसकी वाइफ को मर जाने दे, या फिर रूल्स कैन बी चेंज, जो कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन वी कैन चेंज रूल्स। तो उस जो केमिस्ट की शॉप है, जब वो केमिस्ट रात में शॉप को बंद करके जाएगा तो वो उस इंजेक्शन को वहाँ से चुरा लेगा। तो गाइज इन शॉर्ट ये बात यही है कि यहाँ पर जो डायलेमा है वो बच्चों को दी जाती है, अलग अलग स्टेजेस के बच्चों को दी जाती है, जैसे 8 साल वाले को दे दी, 15 साल को दे दी, 25 को दे दी, 35 को दे दी, इस तरीके से लोगों को दी जाती है। और ये दुविधा का नाम है हाइंज डायलेमा। ये एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि कोलबर्ग द्वारा जो डायलेमा यूज की गई थी वो क्या था। डायलेमा मतलब होता है गाइज जो ये रॉन्ग और ये राइट। अब इसमें व्यक्ति फंसा हुआ है, ये डायलेमा है। अब इसमें व्यक्ति फंसा है कि वो क्या करे, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये रॉन्ग है और ये समझ नहीं आ रहा है ये राइट है, ठीक। तो ये होती है डायलेमा। लेकिन जब आप ये पता कर लो कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, तो ये होता है मॉरल रीजनिंग, मतलब नैतिक तर्कणा। क्या होता है? नैतिक तर्कणा। आई होप गाइज आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं। मैं एक और एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर देते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करते हैं। सपोज हमने बैंक, एसएससी और सीटेट, ठीक है, ये 3 एग्जाम्स ले लेते हैं। ये 3 एग्जाम्स के हमने फॉर्म फिल किए। अब हो सकता है कि ये तीनों अलग अलग डेट पर आ जाए और हो सकता है सेम डेट पर आ जाए। तो अगर सेम डेट पर आ जाते हैं तो ये दुविधा है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर सेम डेट पर सपोज कोई एग्जाम आ गया आपका 5 अक्टूबर का, जिसमें आपका सीटेट का भी है, सपोज गाइस सपोज करना है, सीटेट का भी है, एसएससी का भी है और बैंकिंग का भी है, ठीक। 5 अक्टूबर को आपके तीनों एग्जाम आ गए। अब आप डायलेमा में फंस गए, आप दुविधा में फंस गए कि आप एसएससी का देने जाएं, सीटेट का देने जाएं या फिर बैंकिंग का एग्जाम देने जाएं, ठीक। ये आपकी क्या है? डायलेमा है। अब आप अगर इस चीज में ये पता कर सकते हैं कि आपको सीटेट का देना है, एसएससी का देना है या फिर बैंकिंग का एग्जाम देना है, तो ये मोरल रीजनिंग है। अब आप रीजनिंग किस हिसाब से लगाएंगे, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये पता करें कि यार मैंने एसएससी का तो फॉर्म ऐसे ही फिल कर दिया था, मेरी तो इसकी कोई तैयारी है ही नहीं, तो भाई एसएससी यहाँ पर गया, ठीक। अब सीटेट और बैंकिंग, मतलब अब ये 2 ऑप्शन है। डायलेमा अब आपकी किन 2 चीजों के बीच फंसी है? सीटेट और बैंकिंग के बीच। अभी 3 के बीच थी, अब एसएससी चला गया, अब किसके बीच फंसी? आपकी सीटेट और बैंकिंग के बीच। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ना बैंकिंग वाले एग्जाम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने जो ऑनलाइन वीडियोस देखी हैं या मैंने जो ऑफलाइन बुक्स परचेज की थी और जिनसे मैंने पढ़ा है वो तो मैंने सीटेट का पढ़ा है क्योंकि मुझे टीचर बनना है। बैंकिंग का हाँ मतलब मैंने तैयारी की थी, लेकिन मैंने बहुत टाइम से तैयारी छोड़ दी बैंकिंग की। लेकिन अभी मैंने पिछले 4 महीने से सीटेट का ही पढ़ा है, सीटेट की बुक्स पढ़ी हैं, अपना बीएड का पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीटेट से रिलेटेड पढ़ी है। तो गाइज ये आपकी मोरल रीजनिंग है, जब आप ये पता लगा पाएंगे कि अब बैंक भी कैंसिल। अब आपको नहीं पता कि सीटेट में आप पास होंगे या फेल होंगे। भाई 150 में से 90 मार्क्स लाना रहता है सीटेट में पास होने के लिए। अब आपको ये तो पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि भाई बैंकिंग की तैयारी की अपेक्षा तो मेरी सीटेट की तैयारी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं अगर सीटेट का पेपर दूं तो मैं पास होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप अपनी नैतिक तर्कणा, यहाँ जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, जो संज्ञान का विकास होता है, वो गाइस प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, रीजनिंग, इन सब के लिए ही होता है। तो अब आप ये चीज़ पता लगाने में सक्षम हो गए, इसका मतलब ये है आपने अपनी मोरल रीजनिंग का यूज़ किया है। तो गाइज यहाँ पर हमने कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत था, मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी, नैतिक विकास का जो सिद्धांत था, वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कोलबर्ग द्वारा जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया उसमें 3 लेवल हैं और 6 स्टेजेस हैं। 3 लेवल प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल परंपरागत और पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत।
हर एक लेवल में 2 स्टेजेस है। प्री कन्वेंशनल में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट है, मतलब बच्चा केवल इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन करेगा ताकि वो पनिशमेंट से बचा रहे। यहाँ पे बच्चा ईगो सेंट्रिक रहता है, सेल्फ सेंट्रिक रहता है, मतलब वो केवल अपना पर्सपेक्टिव समझता है। दूसरी बात आई यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज है, इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज है और टिट फॉर टैट है। बच्चा इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि वो आपसे भी कुछ चाहता है एक्सचेंज में, ठीक। यहाँ पर ये आपका प्री कन्वेंशनल निपट गया। आप कन्वेंशनल में आते हैं तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो प्री कन्वेंशनल जो लेवल होता है वो चाइल्डहुड का होता है, लगभग 9 वर्ष तक का होता है, क्योंकि एग्जाम में सीटेट में पूछा गया है कि चाइल्डहुड वाला जो पीरियड है उसमें कौन सी दो स्टेजेस आती हैं। याद रखिएगा गाइस, कौन कौन सी? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट आती है और दूसरी कौन सी आती है? म्यूचुअल एक्सचेंज, इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज या फिर टिट फॉर टैट। उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल, उसके बाद है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत। इसमें आता है आपका गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। जो व्यक्ति है या जो बच्चा है, जो एडल्ट है, जो अडोलसेंस है, वो केवल इसी के अकॉर्डिंग काम करेगा कि आप उसको केवल अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का टैग दे दें, ठीक। फिर उसके बाद है लीगल ऑर्डर ओरिएंटेशन, रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर रिजिड। यहाँ पर 4 स्टेजेस कंप्लीट हो गई। तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल मतलब है उत्तर परंपरागत सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन रूल्स कैन बी चेंज। यहाँ पर जो बच्चा या जो व्यक्ति होता है, चाहे आपका अडोलसेंस हो चाहे आपका एडल्टहुड हो, कोई भी व्यक्ति है, एडल्ट हो कोई भी हो, वो ये चीज़ समझने में सक्षम हो चुका होता है या समझ जाता है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, मतलब सार्वभौमिक। भाई पूरे समाज की अगर रक्षा हो रही होगी तो वो व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस काम को कर देगा, ठीक है। जैसे हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर हमारे लेवल्स और स्टेजेस निपट गए। मैं बार बार कह रही हूँ गाइस, याद रखिएगा 3 लेवल और 6 स्टेजेस। हाइंज की डायलेमा एज इट इज पूछा गया है कि डायलेमा में जो कोलबर्ग द्वारा जो डायलेमा यूज की गई उसका क्या नाम है, तो हाइंज डायलेमा, ये मैंने आपको बता दिया है कि वो दुविधा में था, पत्नी को मरने दे या फिर केमिस्ट की शॉप से चोरी कर ले, ठीक। उसके बाद मोरल जो डायलेमा थी वो दुविधा होती है। ये दुविधा है कि भाई सीटेट का दें, बैंकिंग का दें, एसएससी का दें, हमें नहीं पता क्योंकि सेम डेट में फंस गए। और रीजनिंग ये है कि हाँ, हम ये तर्क लगा लेंगे कि हमारी ये तैयारी अच्छी थी, ये नहीं थी, हमने ये पढ़ा था, हम ये बनना चाहते हैं और हमारी इसकी तैयारी अच्छी, तो हम ये पेपर देंगे। मोरल रीजनिंग है। तो आई होप गाइज यहाँ पर हमने कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी था वो कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको लगे कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक रही ये वीडियो, ये जो सेशन है, तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम कोलबर्ग के जो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ लाते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग इन तीनों के क्वेश्चन लाएंगे। उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा गाइज। आप लोगों को भी पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन तीनों के जब इकट्ठे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अभी हमने एक थ्योरी करी, फिर ऑब्जेक्टिव करे, फिर एक थ्योरी करी, फिर एक ऑब्जेक्टिव करे। अब हम तीनों का मिक्स करके लगभग मैं 20 से 25 क्वेश्चन लाऊंगी। वीडियो में भी थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन गाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये वीडियो आप पहले देखें, अगर पियाजे वाइगोत्स्की की नहीं देखी तो उसको भी देखें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सही आंसर्स दे पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।